है दी सेल। सेल के ऊपर बेटा ये चैप्टर है। तो सबसे पहला पॉइंट है, वो कहते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल हमारे पास बेटा एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जी लाइफ का। फिर बेटा उसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल थ्योरी। मतलब इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशंस का मीनिंग क्या है कि जो सेल थ्योरी है वो किस तरीके से बनना शुरू हुई और उसका जो है इतलाक़ है बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर वो कब कब हुआ। बेटा इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उनकी रिसर्चेज हैं। नंबर 1 पे बेटा आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने बेटा सबसे पहले बेटा जो ईयर था 1665, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर बेटा सबसे पहले सेल के बारे में बताया। और इसने अपनी जो पब्लिकेशंस हैं वो अपनी ही बुक है, अपनी ही पब्लिकेशन है, उसके अंदर बेटा इसने रिज़ल्ट्स बताए और वो था बेटा माइक्रोग्राफिया। इसने माइक्रोग्राफिया के अंदर बताया कि हमारे पास जो सेल होता है ना, वो सेल हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी स्पेस जैसा होता है। उसने कहा कि ये देखें इस तरह से इसको ना सेल नज़र आया। इसने कहा ये जो सेल है ना ये बिल्कुल एम्प्टी स्पेस के ऊपर ज़्यादातर कंसिस्ट करता है। और इसने इसको तशबीह दी। इसने कहा जिस तरह से ये इस तरीके से मक्खी का छत्ता होता है, हनी कॉम का छत्ता होता है, ठीक है ना, मक्खी का छत्ता होता है। उसने कहा बिल्कुल हमारा सेल भी इसी तरह का ही है कि इसके ज़्यादातर जो सेल का हिस्सा है ना वो एम्प्टी है और छोटे छोटे माइन्यूट से इसके अंदर कंपोनेंट हैं। तो बेटा ये देखें, ये जिस तरह से मक्खी का छत्ता होता है तो इसके अंदर ये मैं जो रेड में शो करूँगा आपको, वो कह रहा है कि इसमें माइन्यूट से छोटे छोटे ये पार्ट्स हैं, ये माइन्यूट से छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, हिस्से हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। बहरहाल ज़्यादातर जो सेल का हिस्सा होता है वो एम्प्टी होता है और बाउंडेड बाय द थिक वॉल्स। तो ये बेटा इसने सबसे पहले अपनी रिसर्च है वो बेटा इसने बताई थी। और इसने बताया था हमारे पास कि जो सेल होता है वो बेटा हमारे पास एम्प्टी स्पेसिस के ऊपर ज़्यादातर कंसिस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट बेटा उसके बाद जो नेक्स्ट इसका साइंटिस्ट आता है वो बेटा नंबर 2 साइंटिस्ट है और वो है बेटा हमारे पास लॉरेंस हॉकिंस। बेटे लॉरेंस हॉकिंस ने बताया कि ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ सेल्स और वेसिकल। अब बेटा ये इसने जो स्टेटमेंट इशू की है इसके अकॉर्डिंग ये है कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो बेटा किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं और इसके साथ साथ वो वेसिकल से मिलके बने होते हैं। फिर बेटा एक और साइंटिस्ट है जीन डी लेमार्क। इसने बिल्कुल इसकी काउंटर स्टेटमेंट बोली, बिल्कुल इसने इससे थोड़ा सा मतलब मिलती जुलती स्टेटमेंट बोली। इसने कहा कि नो बॉडी हैव लाइफ, किसी भी जानदार की लाइफ नहीं है अगर वो बेटा सेलुलर टिश्यूज़ और सेलुलर कंपोनेंट से मिलके नहीं बना हुआ। और फिर बेटा आ जाता है हमारे पास बेटा यहाँ पे जो वेसिकल है ना, वेसिकल का भी मतलब बेटा यही कंपार्टमेंट होता है और सेल के लिए बेटा इसको यूज़ किया जाता है। तो इसने यही कहा था कि वेसिकल और सेल से मिलके बने होते हैं। अब बेटा फिर आ जाता है हमारे पास साइंटिस्ट और वो है बेटा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसने बेटा क्या बताया, इसने प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल बताया। इसने 1831 के अंदर ईयर है बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने जो बताया था वो बताया था 1831 के अंदर इसने बताया था सेल के अंदर न्यूक्लियस को। तो बेटा ये MCQ बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो सेल की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी और ईयर था 1665। जबकि बेटे हमारे पास जो सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया वो किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, और ईयर था 1831। और अगला पॉइंट, हुक ने क्या यूज़ किया था, हुक ने डेड प्लांट सेल यूज़ किया था जिसको हम कॉर्क का नाम देते हैं। तो बेटा इसने कॉर्क है वो बेटा यूज़ किया था, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा क्या यूज़ किया था, एनिमल सेल। तो बेटा इसने एनिमल का सेल है वो बेटा यूज़ किया था। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ये बेटा आपने अपने माइंड में क्लियर रखने हैं। फिर बेटा रॉबर्ट हुक ने आइडिया दिया 1665 में। उसके बाद जो लॉरेंस ओकिन आता है, लॉरेंस ओकिन आके 1805 में बात करता है। तो बेटा देयर इज़ अ बिग गैप ऑफ 1 सेंचुरी। मतलब 1665 में पहली बार सेल के ऊपर बात हुई तो अगली टॉक है इसके ऊपर स्टार्ट होती है 1805 में। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक गैप है।
मतलब इसके ऊपर इतना काम नहीं हुआ। बहरहाल फिर उसके बाद 19वीं सेंचुरी यानी कि 1805 में या 1806 में जब उन्होंने बात करना शुरू की, उसके बाद बेटा ये सारा कुछ चलता रहा। फिर लेमार्क ने 1809 में अपना आइडिया दिया, फिर रॉबर्ट ब्राउन आया 1831 में दिया। फिर बेटा यहाँ पे ना दो साइंटिस्ट हैं, एक श्वान है और एक शेल्डन है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो बेटा इनमें से जो श्वान है वो कौन था, जोलॉजिस्ट था। ये श्वान जोलॉजिस्ट था और शेल्डन बॉटनिस्ट था, दोनों जर्मन थे। दोनों के दोनों ये जर्मन साइंटिस्ट थे, लेकिन बेटा दोनों अलग अलग सिटी में वर्क कर रहे थे। जैसे कि अगर आपको बताएं श्वान है तो श्वान ने 1839 के अंदर, जबकि शेल्डन ने 1838 के अंदर आपको आइडिया दिया, और वो क्या था, सेल थ्योरी का। तो दे प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी। अब बेटा जो ये सेल थ्योरी के जो प्रेजेंटेशन थी इन्होंने दी, वो ये 3 मेन पॉइंट्स नहीं हैं, ये वाले पॉइंट्स नहीं हैं, ये तो सेलियन फीचर्स हैं। इन्होंने ये बताया सेल थ्योरी के बारे में, इन्होंने ये कहा कि भाई हमारे पास जो सेल है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, तो उन सेल के अंदर, प्लांट या एनिमल के सेल के अंदर उन्होंने कहा 3 हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। सो दे हैव एक्चुअली द 3 कंपोनेंट्स, चाहे वो प्लांट का सेल है चाहे वो एनिमल का सेल है। उन्होंने कहा 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उन्होंने कहा 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इन्होंने कहा नंबर 1 हमारे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो पहला कंपोनेंट बेटा सेल मेम्ब्रेन का है। नंबर 2 इन्होंने कहा इनके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और नंबर 3 पे बेटा इन्होंने कहा इनका न्यूक्लियस है वो होता है। तो बेटा ये 3 मेन पॉइंट्स थे, 3 बेसिक कंपोनेंट्स थे वो। बेटा हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से थे। एक इन्होंने बताया कि इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दूसरा बेटा इन्होंने मेंशन किया इनके पास क्या होता है जी, साइटोप्लाज्म। और तीसरा इन्होंने बताया इनके पास क्या प्रेजेंट होता है जी, न्यूक्लियस है। और इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि क्योंकि प्लांट का सेल है तो एडिशनल में ना एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं सेल वॉल। So cell wall is only present in case of plant cell and this is absent in the animal cell। तो ये बेटा प्लांट सेल्स में तो प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स के अंदर बेटा ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो यहाँ तक बेटा जब सब साइंटिस्ट की बातें हो गई तो फिर बेटा उसके बाद जो साइंटिस्ट आता है वो हमारे पास है बेटा रुडोल्फ विर्चू। बेटे देखो प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ये वाले जो बात कर रहे हैं ये प्लांट सेल के ऊपर और एनिमल सेल के ऊपर बात कर रहे थे ना। वो तो थोड़ा आगे जाके हम डिटेल देखेंगे जब हम सेल फ्रैक्शनेशन करेंगे। अभी जो बात चल रही है ना वो बेटा इन्होंने प्लांट सेल लिया और एनिमल सेल लिया, दोनों में न्यूक्लियस था। तो बाद में जाके मॉडिफाइड फॉर्म हो गई। उन्होंने कहा कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है जी, जो सेल होता है इसमें न्यूक्लियर मटीरियल होता है। मतलब एक इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा इन्होंने बताया साइटोप्लाज्म है। शुरू में तो इन्होंने कहा न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में जाके इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जब इन्होंने प्रोकैरियोट्स हैं उनकी भी प्रॉपर्ली डिस्कवरी कर ली। इसके बाद बेटे जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो बेटा जो आते हैं हमारे पास, वो बेटा आता है हमारे पास साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चू। बेटे ये रुडोल्फ विर्चू ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोली। इसने बेटा एक बोली स्टेटमेंट, ओमिनस सेलुलाई सेलुलाई। ओमिनस सेलुलाई सेलुलाई का मीनिंग है कि न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड ओनली बाय द डिविजन्स ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स के अंदर बेटा डिवीजन से ही बनते हैं। द न्यू सेल्स डिवाइड और फॉर्म्ड बाय द डिवीजन इन द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बेटा जो बात थी ना, ये बात बेटा थी हमारे पास, इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एज बायोजेनेसिस। अब बेटा ये बायोजेनेसिस क्या था। बेटा बायोजेनेसिस एक ऐसा आइडिया है जो हमें ये बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बन सकते हैं। बायोजेनेसिस एक ऐसा आइडिया है जो हमें ये बताता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बन सकते हैं। बेटा उस वक्त एक साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस थे और वो थे ए बायोजेनेसिस वाले साइंटिस्ट क्या कहते थे, लाइफ है वो स्पॉन्टेनियसली बन सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स है।
उनके पास बड़ी हैरान कुन एग्जांपल्स थी। उन्होंने कहा एक जगह पे कूड़ा करकट जमा करो और थोड़ी देर के बाद ही उसके अंदर से क्या होंगे, कीड़े मकोड़े पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे देखें लाइफ नहीं थी, वहाँ पे लाइफ आ गई। तो बेटा जब रुडोल्फ विर्चू ने ये बात कर दी कि बायोजेनेसिस की, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो बेटा तब ए बायोजेनेसिस वाले का आइडिया है ना, वो बेटा थोड़ा सा क्या हो गया, ख़राब हो गया। बहरहाल इस बात को बेटा प्रूव करने के लिए कि कौन इनमें से ठीक है और कौन इनमें से रॉन्ग है, क्या बायोजेनेसिस वाले ठीक है या ए बायोजेनेसिस वाले ठीक है, तो बेटा इनका जो फैसला है वो किसके पास गया, लुईस पास्चर के पास गया। तो लुईस पास्चर ने बेटा एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया, किसकी बात को प्रूव किया, विर्चू की हाइपोथेसिस को प्रूव किया। अब इसने बेटा विर्चू की हाइपोथेसिस को कैसे प्रूव किया था, ज़रा सुनिएगा। इसने ना बेटा 3 पेट्री डिशेस बनवाई। इसने एक्चुअली इसने बेटा 3 पेट्री डिशेस हैं वो बेटा इसने बनवाई। मैं एक मिनट इसमें बता रहा हूँ। इसने बेटा 3 पेट्री डिशेस ली। ये पेट्री डिश 1 थी, फिर ये पेट्री डिश 2 थी, ये पेट्री डिश 3 थी। इसने 3 पेट्री डिशेस ली और इनके नेम रख दिए। एक का ए था, दूसरे का बी था और तीसरे का सी। अब इसने क्या किया, इसने ना एक पेट्री डिश के अंदर ना इक्का दुक्का बैक्टीरिया रखे, दूसरी पेट्री डिश में इसने काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया रखे, जबकि जो पहले वाली ए वाली पेट्री डिश है इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं था। फिर इसने क्या किया बेटा, इन पेट्री डिशेस को इसने एयर टाइट कर दिया। एयर टाइट करने का मतलब है कि इसने इनको इस तरह से पैक कर दिया, ना तो इसके अंदर कोई चीज़ आए ना इसके अंदर से कोई चीज़ जाए। तो इसने फिर थोड़ा सा वेट करने का कहा, 12 घंटे का। इसने कहा कि अगर तो ए बायोजेनेसिस वाले लोग सच्चे हैं ना, तो यहाँ पे बेटे इन्होंने कहा कि ये वाली जो डिश है इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया आ जाने चाहिए। लेकिन अगर विर्चू सच्चा है तो सिर्फ यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे, और इनमें थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिलेगा। तो हुआ वही बेटा कि जब 12 घंटे के बाद देखा गया तो जहाँ पे 2-3 बैक्टीरिया रखे थे वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा बैक्टीरिया बन गए, जहाँ पे मैक्सिमम बैक्टीरिया थे वहाँ पे बैक्टीरिया का नंबर और इंक्रीज़ कर गया, लेकिन जहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं था वहाँ पे वाकई कोई बैक्टीरिया नहीं बना। तो इससे बेटा इसकी विर्चू को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल गया कि वाकई ही जो लाइफ है वो बेटा किस से बनती है, लाइफ से ही बनती है, ना कि बेटा नॉन लिविंग थिंग से बनती है। तो उस वक्त बेटा लाइफ के बारे में जो आइडिया है वो बेटा चेंज हो गया। तो बेटा ये एक MCQ आता होता है, लाइफ के बारे में जो आइडिया है वो चेंज किसने किया, तो आंसर है बेटा विर्चूज़ आइडिया ऑफ अबाउट द सेल। इसी तरह बेटा एक और कॉन्सेप्ट आता है, सेल के बारे में आइडिया किसने चेंज किया, तो बेटा रॉबर्ट हुक ने बताया था सेल इज़ द एम्प्टी स्पेस। जबकि बेटा उसके बाद कौन आ गया, उसके बाद आ गया हमारे पास साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। उसने कहा नहीं, सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, उसका न्यूक्लियस है वो भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हुक के सेल के आइडिया को आके किसने चेंज किया था, हुक के सेल के आइडिया को आके रॉबर्ट ब्राउन ने चेंज किया था। और सेल है इसका बेटा जो हमारे पास लाइफ का आइडिया है वो आके किसने चेंज किया था, कि वो बेटा आके विर्चूज़ के आइडिया ने चेंज किया। लास्ट पे बेटा एक और साइंटिस्ट है हमारे पास और वो है बेटा हमारे पास अगस्टस विज़मैन। अगस्टस विज़मैन ने बताया कि दुनिया में जितने भी इस टाइम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव कॉमन ओरिजिन। एक नई बात इसने बता दी कि दुनिया में इस टाइम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब ऑर्गेनिजम्स का कॉमन ओरिजिन है। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल यही बात है कि दुनिया में बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, कोई भी जानदार है, सब के सब इन्होंने बताया वो कॉमन है। तो उन्होंने कहा कि प्रूव इस बात का, उन्होंने कहा कोई भी सेल ले लें, उन सब सेल्स के अंदर कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज़ हैं जो इस बात को शो करती हैं कि लाइफ कॉमन एंसेस्टर से बनी है। जैसा कि इन्होंने बताया दुनिया में आप किसी भी जानदार का सेल ले लो तो वहाँ पे बेटा सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, वहाँ पे साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, वहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल भी प्रेजेंट है, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं, लिपिड्स भी प्रेजेंट हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, DNA भी प्रेजेंट है। तो उन्होंने कहा कि ये एविडेंसेस हैं कि ये जो कॉमन चीज़ें हैं सब के अंदर सेम आ रही हैं, जिस तरह जीन्स हैं उन्होंने कहा ये सेम आ रही हैं सब के अंदर। इट शोज़ डैट कि इनका क्या है, कॉमन एंसेस्टर है। बिल्कुल जी, ये वाला जो इमर्जेंट सिस्टम चल रही है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती है। अच्छा,
तो बेटा यहाँ तक आइडियाज़ हैं। अब बेटा इसमें ना MCQ और शॉर्ट आता होता है हर साइंटिस्ट और उसका ईयर। जिस तरह से रुडोल्फ विर्चू ने बेटा जो अपना आइडिया दिया 1855 के अंदर, और लुईस पास्चर ने 1862 में एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया। अगस्टस विस्मैन ने 1880s के अंदर अपना आइडिया है वो बेटा प्रेजेंट किया। और बेटा जो सेल का आइडिया है वो ज़ाहिर बात है बेटा, देखो ना, सेल वाज द एम्प्टी स्पेस। ये बात सबसे पहले रॉबर्ट हुक उसने कही थी, रॉबर्ट हुक ने। तो इस आइडिया को आके चेंज किया रॉबर्ट ब्राउन ने। उसने कहा सेल इज़ नॉट एन एम्प्टी, एक्चुअली दिस हैज़ द सेल हैज़ न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अच्छा बेटा, फिर अगला पॉइंट आ जाता है, आपके बुक में मेंशन है, और वो है जी रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। सो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है रेजोल्यूशन एंड द मैग्निफिकेशन। ये येलो बॉक्स के अंदर बेटा आपको मिलेगा। बेटा दो टर्म है, एक टर्म है रेजोल्यूशन और एक टर्म है मैग्निफिकेशन। बेटे रेजोल्यूशन का मतलब है द क्लैरिटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट है, इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो क्लैरिटी होती है, इसको बेटा हम किसका नाम लेते हैं? रेजोल्यूशन। जबकि बेटा मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? अपेरेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो एक ऑब्जेक्ट है इसमें अपेरेंटली तौर पे इंक्रीज़ लेके आना साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट में, इसको हम बेटा नाम लेते हैं मैग्निफिकेशन। यहाँ पे बेटा तीन तरीके से रेजोल्यूशन बताई हुई है, ह्यूमन आई की, लाइट माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो बेटा ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 1 मिलीमीटर है, मतलब हम 1 मिलीमीटर तक की जो चीज़ है इसको देख सकते हैं। 1 मिलीमीटर से छोटी चीज़ को हम नहीं देख सकते हैं, 1 मिलीमीटर तक की चीज़ को हम ईज़िली देख सकते हैं। जबकि अगर आपने 1 मिलीमीटर से छोटी चीज़ को देखना है तो आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो। तो पहली माइक्रोस्कोप है इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसकी रिजॉल्विंग पावर है 2 माइक्रोन मीटर, और ये बेटा 500 टाइम्स होती है ह्यूमन नेकेड आई से। मतलब ये ह्यूमन नेकेड आई से 500 गुना ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर है जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। फिर बेटा हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो होती है बेटा 2 to 4 एंगस्ट्रॉन और ये 500 टाइम्स है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, और 500 × 500 टाइम्स है नेकेड आई से, और वो बनती है 2,50,000 टाइम्स। इतना ज़्यादा बेटा मैग्नीफाई करके ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो इस मीन है अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं 1 मिलीमीटर और इससे स्मॉल है, अगर आप इनको देखना चाहते हो तो बेटा आप क्या यूज़ करते हो? आप बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो। मेरे बेटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इनमें बेटा जो सोर्सेज हैं बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो विजुअलाइजेशन के लिए लाइट होती है, जबकि बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज़ करते हैं? हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका बेटा क्या करते हैं? हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेटा ये वाला हमारा था पहला पॉइंट, और वो था भाई जो रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन है। अब मेरे बेटे इसमें ना एक पॉइंट है वो मैं आपको फर्दर मज़ीद मेंशन करता चलूँ। बेटे आप लोगों ने लेबॉर्ट्री के अंदर माइक्रोस्कोप को यूज़ किया होगा। बेटा इस तरह से माइक्रोस्कोप का ना ये एक लेंस होता है, ठीक है, और इसी तरह से एक इसके नीचे यहाँ पे लगे होते हैं, और इसके यहाँ पे भी 3 लेंस लगे हुए होते हैं। अब बेटा ये वाला जो इसका लेंस है ना, मेरा लेबॉर्ट्री यूज़ है जी, चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बेटा ये वाला जो लेंस है ना, ये वाला बेटा, इस लेंस को या तो आप नाम देते हो आई पीस का, या फिर बेटा इसको नाम देते हो ओकुलर लेंस कहते हो या आई पीस कहते हो। जबकि बेटे ये वाले जो लेंस है ना, इनको हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव। सो बेटा ये लेंस ऑब्जेक्टिव है, और ये ऊपर वाला लेंस है ये वाला, ये बेटा हमारे पास आई पीस होता है या फिर बेटा ओकुलर लेंस होता है। बेटे इनका हमारे पास जो आई पीस है, अगर हम इसके बारे में आपको बताएं तो बेटा ये वाला जो आई पीस है इसके भी लेंस होते हैं और ये वाले भी लेंस हैं, इनकी पावर्स होती हैं। जैसा कि बेटे अगर इसकी बात करें बेटा, नॉर्मल जो अवेलेबल हैं ये 5x वाले अवेलेबल होते हैं और 10x वाले अवेलेबल होते हैं। 20-30x वाले भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये वाले अवेलेबल हैं। सिमिलरली बेटा ये वाले जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये बेटा 10 वाले होते हैं, 20 वाले होते हैं, 40x वाले होते हैं। x का मतलब है पावर। अब जारी बात है बेटा, लेट्स सपोज दैट आप जिस माइक्रोस्कोप में इसको स्टडी कर रहे हो उसका बेटा जो हमारे पास आई पीस था वो था बेटा 10x, जबकि बेटा इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था हमारे पास बेटा 40x।
तो जो आपने यूज़ किया आई पीस वो था 10x और ऑब्जेक्टिव था 40s। अब आप इसके नीचे ऑब्जेक्ट को स्लाइड के अंदर देख रहे हो, जब आप स्लाइड इसके पास रखोगे उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको बड़ा करके देख रहे हो, तो कहता है वो कितना साइज़ में बड़ा आपको नज़र आ रहा है। तो बेटा वो कहता है कि इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 को 40 से और वो आ जाएगा 400। तो कहता है जो चीज़ आपको अब माइक्रोस्कोप पे नज़र आ रही है ना, वो कितनी मैग्नीफाई होके आपको नज़र आ रही है। तो बेटा वो कहता है कि 400 टाइम्स है, वो मैग्नीफाई होने के बाद आपको वो चीज़ है वो बेटा नज़र आ रही है।